Hello students, welcome to Omega Pro classes, especially designed for the students aspiring from 11th and 12th and preparing for the NEET examinations. I am Dr. S.K. Trivedi here with you to introduce you the subject biology, which forms the base of the NEET examinations and the board examinations. So it is one of the premier subject that counts much and matters much in the life. So let us have a glimpse over the design of the syllabus, how it is known, कैसे ये पहचाना जाता है, कैसे इसके बारे में हम जानते हैं, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट बायोलॉजी जो है, इसे CBSE में केवल एक कोड नंबर दिया गया है जो आपकी बोर्ड पर दिख रहा है. यह है 044. द सिलेबस दैट इज डिजाइन फॉर 2025 to 2026 इज बीइंग प्रेजेंटेड ओवर हियर. मैं इसे बता रहा हूं आपको, जो 25 और 26 के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा. ये स्टैंडर्ड 11th की सिलेबस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं. इस पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि कैसे इस कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि एक हॉलिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में बायोलॉजी के लिए बन सके. इसके लिए इस पूरे सिलेबस को आप देख रहे होंगे कि दो बड़े भाग में बांटा गया है. पूरा सिलेबस 100 मार्क्स का है, फुल मार्क्स 100 है, 100, और इसे दो पार्ट में बांट दिया गया है. हाफ पार्ट को थ्योरी कहते हैं और नेक्स्ट पार्ट को प्रैक्टिकल कहते हैं. जो पहला पार्ट थ्योरी का है वो 70 मार्क्स का है और 70 मार्क्स के इस सिलेबस को 5 यूनिट्स में बांटा गया, 5 बड़े खंडों में बांटा गया है. ठीक है. पहला खंड है द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड बताया गया है इसमें. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स के और एनिमल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उनका डिजाइन कैसे बनता है, वो बाहर और अंदर से कैसे दिखते हैं, उसकी जानकारी इसमें मिलेगी. तीसरी है सेल बायोलॉजी. सेल से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं जो आपकी जीवन के आधारशिला को रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसे सेल बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है. प्राय ये 3 यूनिट ही आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के कोर्स को पूरा कर देते हैं. 35 मार्क्स के पार्ट को वो आपको हर यूनिट में अलग अलग पेज पर बताऊंगा मैं. फिर चौथी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी. इसमें प्लांट्स के फंक्शन के कार्य को बताया गया है. प्लांट्स कैसे काम करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, उनके अंदर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म कैसी होती है, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें प्लांट के फिजियो मैंने हाउ डज ए प्लांट बॉडी फंक्शंस, दैट इज टू बी स्टडीड ओवर हियर. तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बायोलॉजी के स्टडी का. आपके बिहार बोर्ड में या ICSE कोर्स में इसे बॉटनी जूलॉजी के रूप में अलग अलग पढ़ाया जाता होगा, लेकिन यहाँ हम लोग एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बायोलॉजी के रूप में इसका पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे. फिर पांचवा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का. ये एनिमल फिजियोलॉजी को इंडिकेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की जाएगी, केवल ह्यूमन सिस्टम के बॉडी सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा. अर्थात ह्यूमन्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इस बार से सिलेबस से हटा दिया गया. तो फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से शुरू होता है, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड है, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम्स हैं इत्यादि. ये सभी चीज़ें हम लोग आगे के पेज में देखेंगे. तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो यूनिट है आपकी 5 यूनिट डिवाइडेड होती है थ्योरी पार्ट के लिए, जिसके अंदर 70 मार्क्स होता है. 70 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे है ये अगले पेज में हम लोग देखेंगे. लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थ्योरी के रूप में पढ़ने हैं वो आपके प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए ये जोड़ दिए गए, उन्हें कोरिलेट कर दिया गया प्रैक्टिकल क्लासेस से. प्रैक्टिकल्स जो होंगे आपके वो 30 मार्क्स के होंगे, वो आपको इस स्कूल की लैब में कराया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर के सीखेंगे. इसमें प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स को भी इसी तरह से डिवाइडेड मार्क्स के साथ बांट दिया गया है. यहाँ पर शो किया गया है, आपको देख रहे हैं आप. पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो मेक मेजर एक्सपेरिमेंट होता है, वो किसी न किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर से लिया जाएगा, वो 5 मार्क्स का होगा. तो आपको कर करके अपने एक्सटर्नल के सामने पेश करना होगा. दूसरा
एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, वो छोटा एक्सपेरिमेंट है, हल्का एक्सपेरिमेंट है, बहुत जल्दी उसे पूरा करना होता है। तीसरा, 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको तैयार करने हैं जो किसी न किसी यूनिट के फंक्शन को दर्शाएंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और फिर पूरे सिलेबस के सारे चैप्टर से रिलेटेड 7 इंपॉर्टेंट स्पॉट्स बनाए जाएंगे जो आपको पढ़ने के लिए वहां पर दिया जाएगा, और आपको 2 मिनट के अंदर हर एक स्पॉट पर एक न एक कमेंट लिखना होगा, ये आवश्यक होगा आपके लिए, है ना। 7 स्पॉट्स, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, कमेंट्स लिखना है, और जल्दी से अपनी कॉपी को पूरा कर करके सबमिट करना है। वो एक पार्ट दिया जाता है पेपर पर अलग से, वो आपको 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर करके 7 स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके फिगर सहित, लेबलिंग सहित आपको जल्दी से देना होता है। उसमें बच्चे जितना भी लिख पाते हैं, उसमें कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर वगैरह काटते उठते नहीं, सब दे ही देते हैं मार्क्स करीब करीब, क्योंकि बच्चे ने कुछ तो लिखा है, जल्दी जल्दी में कितना लिख पाएगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि 7 स्पॉट्स पता नहीं कहाँ से आएंगे। आप टेंशन में रहिए कि पूरे सिलेबस का प्रैक्टिकल हमको करना है ना। फिर आपके जो साल भर के काम हैं, पूरे ईयर का जो आपका मेहनत है, आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाते हैं, और उसी से संबंधित कुछ वाइवा 4 नंबर का होता है, जिसमें 2-2 मार्क्स दोनों में बटे रहते हैं। और अगला जो होता है वो है वाइवा एंड प्रोजेक्ट वर्क्स, वो 5 मार्क्स का होता है, 2.5 नंबर का वो दोनों का होता है, दोनों का मार्क्स का होता है। इस तरह से 30 मार्क्स के होते हैं। ये मत भूलिएगा कि ये जो प्रैक्टिकल्स हैं, इनका आपकी थ्योरी से कोई संबंध नहीं है। अवश्य है, क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जाएंगे आपके सिलेबस के पार्ट से, जो आपने क्लास में सीखा है उसी को बताते हुए ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकल में करवाई जाएंगी। ये आपको व्यक्तिगत अनुभव देगा, निजी अनुभव देगा। अब आपके वहाँ पर जो मेंटर होते हैं स्कूल्स में जहाँ पर ये प्रैक्टिकल कराई जाती है, कि वो किस तरह से आपको इसकी तैयारी करवाते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। थ्योरी पेपर्स के लिए जो 5 यूनिट्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, हो सकता है कि ये स्पॉटिंग में भी उसका कुछ अनुभव दिया जाए। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में कुछ परमानेंट स्लाइड्स दिए जाएं, स्लाइड प्रिपरेशन आपको बताया जाए। सेल बायोलॉजी से हो सकता है कोई कुछ एक्सपेरिमेंट सेट दे दिए जाए, या किसी मॉलिक्यूल के आइडेंटिफिकेशन की बात कही जाए। प्लांट फिजियोलॉजी में भी आपको कुछ ना कुछ कर करके दिखलाना होता है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी शुगर टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, इस तरह के सारे कार्य कराए जाते हैं। मतलब ये कहने का कि योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आर हाईली कोरिलेटेड विथ the parts of your theory, that is 70 marks, and you have to do all the things accordingly, according to the syllabus of your course. So, but mind it, both of the examinations will be of 3 hours separately. This will be also for 3 hours, and this also will be for 3 hours. 3 hours examinations each, and you have to pass individually in both these sections. आपको इसमें भी पास मार्क्स लाना है और प्रैक्टिकल में भी पास मार्क्स लाना है, तभी आपकी रिजल्ट पास में आएगी। ये आपको पूरी सतर्कता के साथ आपको तैयारी करनी है, और आपके सिलेबस का डिजाइन यही बताता है कि आपको पूरी तरह से अपने सब्जेक्ट को एग्जामिनेशन के तौर पर तैयार करने के लिए ये सारी चीज़ें CBSE बोर्ड बेस के लिए ज़रूरी है, बिहार बोर्ड के लिए ज़रूरी है, ICSE बोर्ड के लिए ज़रूरी होती है। तो ये हो गई आपकी बेसिक पार्ट जो एग्जामिनेशन के लिए होती है। अब आपकी जो अलग से तैयारी होगी वो केवल थ्योरी पार्ट्स पर होगी, और उसमें नीट के क्वेश्चंस होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसकी प्रैक्टिस टाइम टू टाइम आपको यहाँ क्लास में कराया जाएगा। हम लोग भी उसके क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, देखेंगे, डिजाइन करेंगे कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी कैसे कैसे बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के तहत यहाँ पर बताई जाएंगी। तो एक एक क्लास पर आपको ध्यान देना है, बहुत सतर्क रहना है, और बड़ी सावधानी से सारी बातों को सीखना है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ताकि नेक्स्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये पहली यूनिट है। यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी बताई गई है। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इसमें आपको लिविंग वर्ल्ड में कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, किस तरह से उन्हें क्लासीफाई किया जाता है, किस तरह से उसका नामकरण किया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इसमें होती है। ठीक है, इसमें 4 प्रमुख चैप्टर हैं। 4 प्रमुख चैप्टर हैं, जिसमें पहले है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें जीवित संसार के बारे में आपको बताया जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, स्पीसीज का नामकरण कैसे किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे तैयार किया जाता है, कैसे कैसे ये सिस्टम आगे बढ़ा जिसने लिविंग वर्ल्ड को पढ़ने के लिए आपको एबल बनाया।
जिसको आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से समझने में सक्षम होते हैं। तो इसे लिविंग वर्ल्ड की जानकारी इसमें होगी फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उसमें ये बताया जाएगा कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को कैसे कैसे क्लासीफाई पहले किया जाता था, अब कैसे किया जाता है, इसकी सिस्टम कैसे बदल रही है। पहले 2 किंगडम सिस्टम चलता था, अब 5 किंगडम सिस्टम का विकास हुआ। 5 किंगडम सिस्टम के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सारी बातों की जानकारी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया जाएगा। उसमें आप एक एक स्टेप पर सीखेंगे कि ये क्यों जरूरी हो गया था, वाई इट वॉज फेल्ट एज नेसेसिटी फॉर द बायोलॉजिस्ट टू डेवलप द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो है तीसरा चैप्टर होगा वो प्लांट किंगडम का होगा। जैसे पुराने सिस्टम में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो बस 2 ही किंगडम हम लोगों को पढ़ाया जाता था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उस समय उसकी जानकारी दी जाती थी, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की। प्लांट किंगडम वाले बॉटनी पढ़ाते थे और एनिमल किंगडम के लिए जूलॉजी वाले प्रोफेसर पढ़ाते थे। लेकिन अब ये बायोलॉजी का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप कर चुका है। पूरे लिविंग सिस्टम की जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए, आपको उसके प्रैक्टिकल्स का एस्पेक्ट आना चाहिए और कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजी के साथ आपको इसमें उतरना पड़ता है। तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स, क्लासेस, लाइफ फॉर्म्स, इस सब का डिटेल अध्ययन कराया जाएगा आपको प्लांट और एनिमल किंगडम में अलग अलग, कि पौधों के कितने ग्रुप हैं, मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उन्हें कैसे इंस्टेंटली देख करके हम नेचर में पहचान लेंगे, कैसे डाइकॉट मोनोकॉट के प्लांट्स को पहचानेंगे, कैसे टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को पहचानेंगे, कैसे अलगी को अलग करेंगे। ये सारी बातों की जानकारी आपको प्लांट किंगडम में मिलेगी। और एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स हैं एनिमल्स के, है ना, 1.25 लाख एनिमल्स होते हैं, है ना, स्पीसीज हैं उसकी, तो उन सबों को कैसे क्लासीफाई किया गया है, कैसे उन्हें फाइलम में बांटा गया है, कैसे उन्हें क्लास लेवल तक लाया गया है क्लासीफाई करते हुए, ये सारी जानकारी एनिमल किंगडम की होगी। और ये पूरा का पूरा 4 चैप्टर आपके 10 मार्क्स के सिलेबस को कवर करता है, 10 मार्क्स के सिलेबस को, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक शिक्षा यहीं से आरंभ होती है आपकी यूनिट 1 से बायोलॉजी की। चलिए हम लोग अगले यूनिट के बारे में जानते हैं। अगली यूनिट है यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर, है ना, ये बड़े प्रमुख हैं। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट और एनिमल की बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, बाहर से और अंदर से। मॉर्फोलॉजी में प्लांट्स के बाहरी बनावट का अध्ययन किया जाता है। तो पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको प्लांट्स के रूट कैसे होते हैं, लीफ कैसे होते हैं, स्टेम कैसे होते हैं, फ्लावर्स कैसी होती हैं, इनकी फैमिलीज कैसे बन जाती है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाएगा। प्लांट एनाटॉमी में प्लांट को काट करके जब हम देखते हैं तो उसके अंदर जो टिश्यू सिस्टम्स हैं वो कैसे कैसे डेवलप किए हैं, प्लांट्स में कौन कौन सी टिश्यूज पाई जाती हैं, इन सबों की जानकारी आपको प्लांट एनाटॉमी में मिलती है। तीसरा चैप्टर जो है वो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द एनिमल टिश्यूज एंड अदर सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग्स। पहले तो इसमें इन्वर्टिब्रेट की पढ़ाई होती थी, अर्थवर्म पढ़ाया जाता था, कॉकरोच पढ़ाया जाता था, ये सब हटा दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए केवल फ्रॉग्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पर ध्यान दिया जाता है और कितने तरह के टिश्यू से हमारा शरीर बना हुआ है ना, एनिमल टिश्यूज की जानकारी आपको इसमें दी जाती है। तो इस तरह से ये 3 चैप्टर मिलकर करके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के चैप्टर को पूरा करते हैं और यह भी करीब करीब 10 मार्क्स के सिलेबस को कवर करता है, 10 मार्क्स का है। 20 नंबर हो गए आपके, 10 पहले वाली और 10 यहाँ। अब हम लोग यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में सेल बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, मतलब हर कुछ सेल के लिए, सेल के बारे में, सेल के अंदर होता क्या है, सेल है क्या, सेल थ्योरी क्या है, सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, कौन सा ऑर्गेनेल वाइटल है, प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कैसे बनते हैं और कैसे क्या क्या उनमें अंतर होता है, ये सारी बातें इसमें पढ़ाई जाएंगी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में। दूसरा है बायोमॉलिक्यूल, से बायोलॉजी से ज़्यादा केमिस्ट्री है। इसमें सेल के अंदर पाए जाने वाले सारे मॉलिक्यूल्स की चर्चा होती है मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स में, है ना। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। एंजाइम्स कैसे फंक्शन करते हैं, वो सारी बातें बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ाई जाती है। और तीसरा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।
हमारा सेल कैसे बढ़ता है, हमारा ग्रोथ कैसे होने लगता है, हम हमारे अंदर रिप्रोडक्शन के लिए कैसे गैमेट्स बनते हैं, इन सारी जानकारी सेल डिवीजन के तहत मिलती है। ऑर्गेनिज्म्स किस तरह से सेल्स में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी सेल साइकिल और सेल डिवीजन में है। उसके बाद सेल डिवीजन के दो टाइप, माइटोसिस और मियोसिस, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और दोनों में होने वाले मूलभूत अंतरों को, फंक्शनल डिफरेंसेस को समझाया जाएगा। क्यों एक ग्रोथ एंड रिपेयरिंग के लिए डिजाइंड है, क्यों एक गैमेट फॉर्मेशन के लिए डिजाइंड है, क्यों एक खास रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, इस तरह से ये सारी चीज़ें सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ाई जाएगी। ये हमारा यूनिट 3 होगा, इसके लिए डेडिकेटेड है 15 मार्क्स। तो 70 का हाफ कितना होता है? आप तो बच्चे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब जोड़ते हो, बताओ कितने मार्क्स का हुआ? ये करीब करीब 35 मार्क्स का हुआ। यहाँ तक कहते हैं लोग कि हाफ ईयरली का कोर्स बच्चा पूरा कर लेता है। आधे साल की तैयारी 11th में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपकी होगी। माने 3 3 6 और 4 10 चैप्टर में आपके ये पूरे 3 यूनिट की पढ़ाई होगी, जिसमें आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। चलिए अगला जो है नेक्स्ट यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी है। दिस इंक्लूड्स 3 चैप्टर्स, इसमें भी 3 चैप्टर हैं। मैंने बताया फिजियोस का मतलब होता है बॉडी फंक्शन, इसलिए फिजियोलॉजी का अर्थ होता है बॉडी फंक्शन की स्टडी। सिंपल सी बात है बेटा, बायोलॉजी में किसी शब्द को अगर तोड़ोगे ना बड़ा आसानी से तो बहुत कुछ माने क्लियर हो जाएगा कि ये पढ़ाना क्या चाहता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी प्लांट के सेल्स बॉडी फंक्शन कैसे करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है, ये ऑटोट्रॉफिक क्यों है ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, कौन सी मैकेनिज्म डेवलप करती है कि ये पौधे अपना खाना स्वयं बनाने लगते हैं। फिर पौधे भी सांस लेते हैं तो उनके अंदर एनर्जी का कैसे उपयोग होता है, ये सारी चीज़ें कैसे एनर्जी जनरेट होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया जाएगा, और कैसे यही जनरेटेड एनर्जी रिच मटेरियल्स यूज अप होते हैं, ये सारी चीज़ें समझाई जाएंगी आपको, है ना। कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स भी एटीपी के रूप में कैसे टूटता है, एटीपी का अर्थ सब आप समझते होंगे, नहीं समझ रहे हैं? एटीपी मतलब इंस्टेंट एनर्जी, है ना, इंस्टेंट एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसे समझने के लिए हम लोगों को रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अच्छी तरह से समझना होगा, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है डिटेल से। तीसरी चैप्टर जो होती है वो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। पौधे का सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, उसमें ग्रोथ कैसे होता है, उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है, पत्तियां और ब्रांचेस कैसे आने लगती हैं, रूट कैसे डेवलप करता है, रूट में क्या क्या ब्रांचिंग होती है, क्या उनका भी कोई अपना हार्मोन होता है, क्या वो भी हार्मोन रेगुलेटेड होते हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्लांट के फंक्शन करने के तरीके को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी, है ना। ये यूनिट 4 है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 17 मार्क्स को कवर करता है, 17 मार्क्स अकेला। ठीक है, तो इसमें बहुत समय भी लगता है और कंसेप्ट भी आता है, बच्चों का एडवांस नॉलेज भी होता है। 9th-10th में जो कुछ बच्चे ने सीखा है उसका थोड़ा विस्तार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत टफ पार्ट ये नहीं होता, हम लोग आसानी से समझेंगे। इसमें भी बायोकेमिस्ट्री हम लोगों को थोड़ी समझनी होती है। उसके बाद आता है लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये भी 18 मार्क्स का है, 18 नंबर का सिलेबस है, और यही 2 यूनिट मिलकर के नेक्स्ट हाफ ईयरली के पार्ट को पूरा कर देते हैं। इसमें मेनली एनिमल फिजियोलॉजी को पढ़ाया जाता है, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि आप कैसे जीते हैं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बनकर इसको पढ़ना जरूरी है, आप जीते कैसे हैं, आप सांस कैसे लेते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे स्वस्थ रहेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी। हालांकि एक चैप्टर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बहुत बचपन से आपको पढ़ाया जाता रहा है, उसको इस बार हटा दिया है और आपके सिलेबस को थोड़ा आसान बना दिया है। इसमें 6 ही चैप्टर बचते हैं। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा लंग्स कैसे काम करता है, इसकी क्या सिस्टम है, कैसे फंक्शन करता है, हवा कैसे फेफड़े में जाती है, किस तरह से ब्लड में पहुंचती है, किस तरह से सेल्स और टिश्यू तक पहुंच जाती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया जाता है। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे मैंने आपको समझाया कि सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में हमारे अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, या तो लिम्फ है या ब्लड है, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे शरीर में, है ना। ये कैसे मटेरियल्स को हमारे शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं,
इसका अध्ययन इसमें किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड में। तीसरा है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन का मतलब समझते हैं आप, पानी के साथ हमारे शरीर में बनने वाले नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर करना, यूरिया के रूप में यूरिन के साथ बाहर करना, पसीने के साथ दूसरे वोलेटाइल मटेरियल्स को पास करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा बहुत सारे वोलेटाइल टॉक्सिन्स को बाहर करना, ये सभी एक्सक्रीशन में आते हैं। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में एक निश्चित पानी की मात्रा कैसे बनी रहे। हमारा शरीर खुद डिसाइड करता है कि हमारे शरीर में पानी की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ये काम हमारे वाइटल ऑर्गन किडनी के सहारे पूरा करता है। तो किडनी के फंक्शन, उसके रेगुलेटरी प्रोसेसेस, उसका हार्मोनल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल, ये सब हम लोग सीखेंगे इसमें एक्सक्रीशन में। मस्कुलर मूवमेंट, हमारे मसल्स कैसे चलते हैं। अच्छा, हमारे हृदय के में भी मांसपेशियां होती हैं, वो क्यों लगातार काम करते हुए नहीं थक पाती हैं, लगातार हृदय क्यों धड़कता रहता है, और हम थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, एरोबिक्स कर लेते हैं तो थक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे इसमें मस्कुलर मूवमेंट में। और स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क। आपने दुर्गा जी की मूर्ति बनते देखी होगी, सरस्वती जी की मूर्ति बनते देखी होगी। आपने देखा होगा कि एक आधार तैयार कर लेता है कलाकार पहले, है ना, पुआल और रस्सी के सहारे, और उस पर मिट्टियों का लेप चढ़ाते हुए सुंदर सी मूर्ति आकृति में ले लेती है ना। तो हमारे शरीर का पूरा ढांचा जो है हमारे एक स्केलेटल सिस्टम पर, यानी हमारी हड्डियों पर निर्भर है। उसमें आप सीखेंगे कि कौन सी 206 हड्डियां हमारे शरीर को बनाती हैं, कहाँ कहाँ कार्टिलेज है, कहाँ कहाँ वो जरूरी है हड्डियों की रक्षा के लिए, हड्डियों के सही संचालन के लिए। ये सारी जानकारी हमको मस्कुलर मूवमेंट एंड स्केलेटल सिस्टम में मिलता है। पांचवा है एंडोक्राइनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है, सारे सिस्टम तो काम करती हैं, लेकिन इसका रेगुलेटर कौन है, इसका मालिक कौन है, कौन इसे अपने कंट्रोल में रख करके चलाता है। तो इसके लिए 2 तरह के सिस्टम नेचर ने हमारे बॉडी में दिए है। एक, वो 8 डिफरेंट ग्लैंड्स के सहारे जो हार्मोन सेक्रेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, है ना। और मस्तिष्क के पास एक छोटा सा ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी, आपने नाम सुना होगा पहले क्लास 10 वगैरह में। तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो आपके सारे सिस्टम्स को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग संकेत भेजती है, वो भी हार्मोन के माध्यम से। और उसके सपोर्टिंग कई और ऑर्गन होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो उसमें हार्मोन सेक्रेट करते रहते हैं और किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। आपने सुना होगा आजकल लोगों को बहुत जल्दी डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन हमारा पैंक्रियाज रिलीज करना कम कर देता है, तो शुगर की मात्रा शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत तरह के उपाय, एक्सरसाइजेज, दवाइयाँ सब दी जाती हैं। एंडोक्राइनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को सीखना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ के लिए। हमारा जीवन चलता कैसे है, यहाँ पर बॉडी, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को बताया जाता है। फिजियोस मतलब फंक्शन, लोगोस स्टडी। फिर आता है लास्ट, नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर में जो नर्व्स हैं, ब्रेन का कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है, किस तरह से पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ये नर्व्स, ये ब्रेन। हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, हमारे कान कैसे काम करते हैं, हमारा नाक कैसे काम करता है, हमारी जीवा कैसे काम करती है, हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हमारे शरीर के दूसरे पार्ट्स को चलाने के लिए न्यूरॉन्स कैसे कंट्रोल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा ये सब कुछ कंट्रोल करती हैं। ये नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म से समझाया जाता है। और इसका ओवरऑल मार्क्स होता है 18 मार्क्स का। इस तरह से 17 + 18 35 मार्क्स पूरे हो गए, 35 मार्क्स। और 35 मार्क्स की पहले हाफ ईयरली, यानी कि 70 मार्क्स की थ्योरी पर आपकी कंप्लीट नॉलेज ऑफ 11th क्लास ऑफ बायोलॉजी डिपेंड करेगी। ये आप यहाँ पर क्लास में सीखेंगे। और ओमेगा प्रो क्लासेस आपके लिए डेडिकेटेड है, और ये चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाएंगी जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज होगा। और नीट के लिए घबराइए मत, अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट पूरी हो जाती है इसमें फिजियोलॉजिकल और डिफरेंट फीचर्स और बायोलॉजिकल फीचर्स के साथ, तो जान लीजिए कि 200 मतलब 700 में करीब 360 मार्क्स की बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है। मतलब बायोलॉजी ही आपको नीट क्वालिफाई करने के लिए एबल बनाता है सबसे ज़्यादा। और अगर इसकी कंसेप्ट आपकी पूरी है एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि आपके सारे सिलेबस में लागू होता है, करीब करीब आईसीएसई में भी, सीबीएसई में भी, बिहार बोर्ड में भी, तो आपको ये बहुत मदद करेगा। हम लोग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस के माध्यम से, है ना। आपको ओमेगा प्रो क्लासेस आपको बराबर ये बताता रहेगा कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को पूरी करें,
किस तरह से आप अपने को वाइटली तैयार करें फॉर द कमिंग फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बायोलॉजी आपको जीवन जीना कैसे है ये सिखलाता है, इसीलिए इसे हम लोग जीवन का विज्ञान कहते हैं, लाइफ साइंसेस कहते हैं मॉडर्न टाइम में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत फ़ायदा उठाएं और लाभ उठाएं, जीवन में सक्सेसफुल हों। इसी की शुभकामना के साथ ये पहला क्लास